everyone, welcome to Magnet Brains. This is Saloni Pandey. So जो आपका चैप्टर 2 है जिसका नाम है द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, उसकी सभी थीम्स हमने डिस्कस कर ली हैं। सारी थीम्स डिटेल में हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। अब आप सभी की बुक्स में कुछ प्लान्स पॉलिसीज दी गई हैं रिलेटेड विद नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो कुछ बुक्स में 2010 की जो नेशनल सोशो डेमोग्राफिक गोल्स है वो दिए गए हैं 2010 वाले, एंड कुछ बुक्स में नेशनल हेल्थ पॉलिसी दी गई है 2017 वाली। तो किसी के भी साथ में बाइस बिल्कुल नहीं करेंगे, हम दोनों पॉलिसीज को स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम 2010 की पॉलिसी को स्टडी करते हैं जो है नेशनल सोशो डेमोग्राफिक गोल्स फॉर 2010। 2000 में जो पॉलिसी बनी थी उस पॉलिसी ने एक न्यू फॉर्म लिया था इस पॉलिसी के फॉर्म में, नेशनल सोशो डेमोग्राफिक गोल्स फॉर 2010। ये सारी जो प्लान्स हैं, पॉलिसीज हैं, यानी इसके अंदर जो भी गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से ही रिलेटेड हैं, है ना। सो उनके अंदर क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या प्लान्स थे, क्या गोल्स थे, ये हम स्टडी करते हैं, सारे पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। सो रेडी हैं अपनी पेन और कॉपी के साथ में नोट्स बनाने के लिए? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज address the unmet needs for basic reproductive and child health services, supplies and infrastructure। अब देखिए क्या बात कर रहे हैं, अनमेट नीड्स को एड्रेस करना, यानी कि वो ज़रूरतें जो पूरी नहीं हो पाती हैं उन्हें पूरा करना है। किस चीज़ से रिलेटेड? बेसिक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, यानी कि बेसिक रिप्रोडक्टिव जो नीड्स होती हैं। ओके, देखिए कपल होते हैं, उनके बीच में रिप्रोडक्शन एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से चाइल्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इस पूरी एक्टिविटी में देन मदर जो है बेबी को कैरी कर रही होती हैं, तो उस पूरे एक पीरियड में, देन उसके बाद में जब बेबी इस वर्ल्ड में आता है तो वो वाले पूरे प्रोसेस में, तो ये पूरे प्रोसेस में कहीं भी हेल्थ से रिलेटेड बेबी को, मदर को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, जो भी नीड्स हैं वो सभी सेटिस्फाई की जाएं। सप्लाईज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाईज यानी कि सब न्यूट्रिशनल लेवल उनको प्रोवाइड किया जाए, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, उनको हॉस्पिटल्स प्रोवाइड, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सारा कुछ आ जाता है। तो ये सभी जितनी भी नीड्स रिक्वायर्ड हैं उन सभी को एड्रेस करना है। सबसे पहली चीज तो बेसिक नीड्स जो हैं फैमिली से रिलेटेड, यानी कि चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज एंड रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, उसको जो है फुलफिल करना है। सबसे पहला तो ये है। सेकंड है मेक स्कूल एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स फ्री एंड कंपल्सरी, यानी कि 14 ईयर्स एज तक एक बच्चे को फ्री में और कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, स्कूल एजुकेशन मिलनी चाहिए 14 ईयर्स की एज तक फ्री में एंड कंपल्सरीली, यानी कि जो भी बच्चा 14 साल तक का है उसको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। अब वो एक बात अलग है कि आपके पेरेंट्स ने प्राइवेट स्कूल्स में आपको जो है एडमिशन दिलाया तो आपको फ्री एजुकेशन मिली नहीं मिली, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो बच्चे एजुकेशन गेन नहीं कर पाते हैं, स्कूल्स में नहीं जा पाते हैं, मे बी उनके पेरेंट्स जो है वो पुअर हैं, उनके पास में पैसा नहीं होता है, रिसोर्सेज नहीं होते हैं, या हो सकता है रूरल एरियाज में हैं जहाँ पर स्कूल जैसे इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश ना हो, तो ये सारा काम गवर्नमेंट करवाती, गवर्नमेंट अपने थ्रू फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है जहाँ पर 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिले। ओके, एंड रिड्यूस ड्रॉप आउट्स at primary and secondary school levels to below 20% for both boys and girls। अब देखो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल लेवल पर, यानी कि आपकी 5th या 8th क्लास तक, या फिर ठीक है इस क्लास तक, मिडिल स्कूल तक जितनी आपकी क्लासेस होती हैं, तो उस एज के बच्चे या उस एक पूरे स्कूल लेवल पर, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल लेवल पर बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट्स होते थे, यानी कि स्कूल भेजते थे बच्चों को, जो पेरेंट्स होते थे बच्चों को स्कूल भेजते थे, लेकिन फिर उसके बाद में उन्हें स्कूल से निकाल लेते थे। मे बी वो जो है उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे होते थे, या उनके पास में रिसोर्सेज नहीं होते थे, या वो उनकी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाते थे, तो बहुत से ऐसे रीजंस होते थे। या फिर जो गर्ल चाइल्ड होती थी उन्हें स्कूल ही नहीं भेजा जाता था, घर का काम करवाया जाता था। तो ये सभी जो ड्रॉप आउट्स होते हैं इनको कम करना है, 20% से नीचे लेके आना है फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। जस्ट सपोज आज के समय में ड्रॉप आउट जो है वो 80% है, जस्ट सपोज, यानी कि
100 में से 80 बच्चों को प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर स्कूल्स में से निकाल लिया जाता था, या वो स्कूल नहीं आते थे, ऐसे कुछ रीजंस हो जाते थे। तो ये जो ड्रॉप आउट परसेंटेज है इसको हमें 20% से भी कम पर लेकर आना है, यानी कि एटलीस्ट 100 में से 80 बच्चे तो स्कूल जाएं प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर, और वो ड्रॉप आउट्स ना करें, यानी कि वो बाहर मतलब उस एक टाइम ड्यूरेशन को अपनी स्टडीज को कंप्लीट करें, ना कि छोड़ के उसे घर बैठ जाएं या घर के काम वगैरह में जो है करने लगें। ठीक है, तो ये एक रीजन, एक ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम या इस प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर। देन रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 30 पर 1000 लाइव बर्थ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? नंबर ऑफ चाइल्ड्स डेथ, है ना, नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ्स जो 1 ईयर होने के पहले ही उनकी डेथ हो गई। ठीक है, यानी कि लाइव बर्थ हुए थे, वो बर्थ रेट होता है। फिर ये बच्चे जब हो जाते हैं ना, जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनकी 1 साल की एज कंप्लीट होने से पहले ही अगर उनकी डेथ हो जाती है उसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं या इन्फेंट मोर्टेलिटी कहते हैं। तो ये जो परसेंटेज है, ये जो रेट है इन्फेंट मोर्टेलिटी का, ये हमें 30% से भी नीचे लेके आना है पर 1000 लाइव बर्थ। ओके, जस्ट सपोज कि एक किसी पर्टिकुलर ईयर में 1000 बच्चे हुए हैं। ठीक है, जस्ट सपोज हम बात करें, अच्छा हम 2010 की बात कर रहे हैं तो हम ले लेते हैं 2009 में। 2009 में 1000 बच्चे हुए हैं। ओके, अब ये जो 1000 बच्चे हैं इनमें जस्ट सपोज 500 की डेथ हो जाती है 1 साल पूरा होने के पहले ही। 2010 में पहुंचने के पहले ही 500 बच्चों की जो है वो डेथ हो जाती है। ठीक है, तो उसके कारण होते हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि न्यूट्रिशनल लेवल ना मिलना, कुपोषण होना, बहुत से ऐसे रीजंस होते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है? हमको इस रेट को कम करना है, हमको इसको 30% से भी नीचे लेकर आना है। 30% से नीचे लाने का मतलब क्या हो गया कि हमको क्या करना है कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो 900 बच्चे तो सर्वाइव करना, 900 प्लस बच्चे जो हैं वो सर्वाइव करें। ठीक है, हमको क्या बढ़ाना है? न्यूट्रिशनल लेवल बढ़ाना है बच्चों के लिए, हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, जिससे ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हम 30% से भी नीचे लेके आ जाएं पर 1000 लाइव बर्थ। ओके, देन हमको क्या करना है? हमको रिड्यूस करना है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। मैटरनल मोर्टेलिटी क्या होता है कि जब एक वुमेन जो है बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद में या उस समय पर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ये होता है मातृ मृत्यु दर। हमें इसे कम करना है 100 से भी पर 1 लाख लाइव बर्थ। ठीक है, जस्ट सपोज, अब देखो क्या चीज होती है, जस्ट सपोज कि जो है एक किसी पर्टिकुलर ईयर में, वापस से किसी पर्टिकुलर ईयर की हम बात करें, हम बात कर लेते हैं 2009 की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इस ईयर में जस्ट सपोज 1000 बच्चे होते हैं या 1 लाख बच्चे होते हैं। ठीक है, हम 1 लाख की बात कर रहे हैं। 1 लाख बच्चे जो हैं वो जन्म लेते हैं। ठीक है, ये जो बच्चे जन्म लेते हैं पर्टिकुलर इस ईयर में, तो इनको जन्म देते समय अगर इनकी माताओं की मृत्यु हो जाती, ठीक है, अगर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो बढ़ रहा है, हमको दिख रहा है इस पर्टिकुलर ईयर में, तो हमें उसे कम करना है। कितना कम करना है? हमें उसे 100% से भी कम करना है। ठीक है, तो ये एक चीज इसके अंदर थी, इस गोल्स के अंदर ये एक चीज भी थी। अचीव यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेन ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज। आपको पता होगा आपके घर में अक्सर जो है, मतलब अक्सर, हमेशा नहीं होता है ऐसा, ईयरली बेसिस पर होता है, पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को दिए जाते हैं। आपको पता होगा ना, ऐसे आपने सुना होगा 2 बूंद जिंदगी के। ठीक है, पोलियो ड्रॉप्स, इन सबको बढ़ावा देने के लिए। ये क्या होती हैं? बच्चों को आगे आने वाली बीमारियों से बचाती हैं, कोई भी डिसीजेज से जो है प्रिवेंट करती हैं। तो हमें क्या करना है? हमें इन वैक्सीन्स का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो है अचीव करना है, यानी सभी बच्चों को, सभी जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों को जो भी डिसीजेज से प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन्स होती हैं, पोलियो की तरह और भी वैक्सीन्स होती हैं। आपने सुना होगा जब बच्चे होते हैं घर
घर में तो ऐसा कहा जाता है कि यार इन्हें 6 महीने के बाद में ये वाली वैक्सीन लगने वाली है, या इन्हें 1 साल के जब ये हो जाएंगे तो इन्हें ये वाली वैक्सीन लगेगी। तो ये जो वैक्सीन्स होती हैं ये बच्चों को डिसीजेस से प्रोटेक्ट करके रखती हैं, प्रिवेंट करके रखती हैं। तो हमें इन डिसीजेस से बचाने के लिए जितनी भी वैक्सीन्स हैं वो सभी बच्चों को लगानी है। ये 2010 गोल्स के अंदर में ये ऑब्जेक्टिव्स थे। और क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? प्रमोट डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स not earlier than age 18 and preferably after 20 years of age। हमारे यहाँ पर लड़कियों की शादी किस एज में की जाती है एट प्रेजेंट? जब वो 18 प्लस हो जाती हैं तब हम उनकी शादी करते हैं, है ना। जनरली मतलब ये जो है ये बालिग होने की उम्र है कि लड़कियों की शादी इस एक एज में की जाएगी। फिर उसके बाद में वो एक अलग चीज़ है कि फिर वो आप 21 में करें, 22 में करें, 25 में करें, 30 में करें, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। लेकिन मिनिमम एज क्या होती है? 18 प्लस। तो इस गोल के अंदर ये चीज़ कही गई थी कि जो लड़कियों की मैरिज एज होती है उसको हमें 18 से कम नहीं रखना है एंड प्रेफर करें कि 20 इयर्स के बाद ही मैरिज हो गर्ल्स की। ठीक है, 18 तो एज होती है लेकिन प्रेफर ये करना चाहिए कि उनकी जो मैरिज हो वो 20 इयर्स के बाद में ही हो, ताकि उनका मेंटल फिजिकल सारा डेवलपमेंट हो जाए, उसके बाद में वो एक मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन के लिए प्रिपेयर्ड हो पाए। ओके, देन अचीव 80% institutional deliveries and 100% deliveries by trained persons। देखो पहले के टाइम में क्या चीज़ें हुआ करती थी, स्पेसिफिकली रूरल एरियाज़ में क्या चीज़ें हुआ करती थी, जब किसी के यहाँ कोई बेबी होने वाला होता था, ठीक है, जब किसी वुमेन के 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते थे या कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती थी तो उसके लिए जो कोई दाई माँ करके इस तरीके से नाम हुआ करते थे, है ना, तो उन्हें बुला लिया करते थे, फिर वो उन्हें चेक कर लिया करती थी और वही डिलीवरीज भी करवाती थी वुमेन्स की। लेकिन ये जो थी ये प्रैक्टिस्ड नहीं हुआ करती थी, ये अपने नॉलेज के बेसिस पर ये चीज़ें करती थी, है ना। तो यहाँ पर क्या चीज़ इंश्योर करने की बात करी कि सबसे पहले तो 80% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होंगी, यानी कि जो डिलीवरीज होंगी वो हॉस्पिटल्स में ही होंगी या फिर जो इंस्टीट्यूशंस बने गए हैं उन्हीं में होंगी। एंड 100% डिलीवरीज जो होंगी वो 10 ट्रेंड पर्सन्स के थ्रू होंगी, जिन्हें इस चीज़ का नॉलेज होगा, जिन्होंने ट्रेनिंग ली होगी, जिन्हें सारा सिर्फ नॉलेज नहीं होगा। यानी पहले जो दाई माँ वगैरह होती थी जो डिलीवरीज करवाती थी उन्हें जस्ट अपना नॉलेज होता, लेकिन वो ट्रेंड नहीं होती थी। जो चीज़ उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से देखी होती थी फिर वो उसी को ही प्रैक्टिस करती थी। तो इससे बहुत सारी जो है मतलब इसके बहुत डिसएडवांटेजेस भी हुआ करते थे। ज़रूरी नहीं होता था कि हमेशा डिलीवरीज जो हों वो सेफ ही हों, इसमें जो मदर थी उसको भी खतरा होता था, जो बेबी होती थी उससे भी खतरा होता था। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या प्लान या गोल लेकर आती है कि 100% डिलीवरी ट्रेंड पर्सन से ही होंगी, सभी डिलीवरीज ट्रेंड पीपल ही करेंगे, डॉक्टर्स करेंगे, नर्सेस करेंगे या जो ट्रेंड होंगे वही करेंगे। तो क्या चीज़ हुई थी, जो रूरल एरियाज़ में ये दाई वगैरह हुआ करती थी इन्हें फिर ट्रेनिंग भी दी जाती थी। आपने सुना होगा आशा वर्कर्स होती हैं, ठीक है, तो ये सभी ट्रेंड पर्सन्स होते हैं और 80% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होंगी। ओके, ये एक चीज भी इसके अंदर अचीव करनी थी। देन अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और काउंसलिंग एंड सर्विसेज फॉर फर्टिलिटी रेगुलेशन। अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और काउंसलिंग एंड सर्विसेज फॉर फर्टिलिटी रेगुलेशन एंड कॉन्ट्रासेप्शन विद अ वाइड बास्केट ऑफ चॉइसेस। इसमें क्या चीज़ करनी है, फर्टिलिटी रेगुलेशन से रिलेटेड, यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और काउंसलिंग हर एक वुमन को मिले, हर एक मैन को मिले, ये चीज़ हमें इंश्योर करवानी है यूनिवर्सली। ठीक है, इस पॉइंट्स के अंदर ये चीज़ बताई जा रही है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह जो यूज़ होती हैं उनका हमें सही इंफॉर्मेशन जो है हर एक मैन और वुमेन को प्रोवाइड करना है। अचीव 100% रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिज एंड प्रेगनेंसी। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि एक चीज़ जो मैंने आपको बर्थ रेट और डेथ रेट के टाइम पे बताई थी कि ये जो बर्थ और डेथ होते हैं इन्हें रजिस्टर करवाया जाता है ना, जो अथॉरिटीज़ इसके लिए होती हैं वहाँ पर इन्हें रजिस्टर करवाया जाता है। तो हमें क्या करना है, जितने भी बर्थ हुए हैं, जितनी भी डेथ हुई हैं, जितनी भी मैरिज हो रही हैं, जो भी प्रेग्नेंट हो रही हैं वुमेन्स, उन सभी का डेटा हमें 100% उनका रजिस्ट्रेशन करवाना है।
इससे क्या होगा, हमें पूरी टोटल पॉपुलेशन से रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में होगी। और क्या चीज होनी चाहिए 2010 के गोल्स में, और क्या चीजें कहीं, सो कंटेन द स्प्रेड ऑफ एड्स, acquired immunodeficiency syndrome, and promote greater integration between the management of reproductive tract infections and sexually transmitted infections and the National AIDS Control Organization। क्या चीज कही जा रही है इस एक पॉइंट में कि हमें कंटेन करना है एड्स को। एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। इस डिसीज को हमें कंट्रोल करना है, कंटेन करना है, और हमें ग्रेटर इंटीग्रेशन करना है, यानी कि हमें एक इंटरेक्शन काइंड ऑफ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करना है। किन चीज़ों के साथ में, क्या नॉलेज, क्या इंफॉर्मेशन हमें गेन करनी, किसके रिगार्डिंग करनी है, बिटवीन द मैनेजमेंट ऑफ जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के थ्रू इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, वो एक हमें कंटेन करना है, एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो सेक्सुअली एक्टिविटीज़ के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं मेन या वुमेन के बीच में, उन इन्फेक्शंस को हमें मैनेज करना है, और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके साथ में हमें इंटरेक्ट करना है। इन तीनों के साथ में इंटरेक्ट करने से क्या चीज़ होगी, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, पीपल ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होंगे डिसीजेस के बारे में, वो उसके लिए इलाज लेंगे, जो भी डिसीज़ कंट्रोल के लिए मेथड्स होंगी वो सभी से रिलेटेड उनके पास में मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ होना चाहिए। ये एक चीज़ भी इंश्योर की जा रही है इस पर्टिकुलर सोशो डेमोग्राफिक गोल्स 2010 के अंदर। देन प्रिवेंट एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल डिसीजेज, जो डिसीजेज एक से दूसरे को फैलती हैं उन डिसीजेज को हमें कंट्रोल करना है। इंटीग्रेट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो इंडियन सिस्टम है मेडिसिन का उसे इंटीग्रेट करना है इन द प्रोविजन ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज एंड इन रीचिंग आउट टू हाउस होल्ड। जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, मेडिसिन से रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उन सभी को हमें इंटीग्रेट करना है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज में, यानी कि 100% मेडिसिन हर एक इंसान के पास में अवेलेबल हो रिलेटेड टू एवरी डिसीजेज, ये सारा कुछ हमें इंश्योर करना है। देन promote vigorously the small family norm to achieve replacement levels of total fertility rate। स्मॉल फैमिली नॉर्म को हमें अपनाना है। आपने कुछ चीज़ें ऐसी सुनी होंगी ना, छोटा परिवार सुखी परिवार, कम संतान सुखी इंसान, ऐसे करके आपने स्लोगन सुने होंगे, हम दो हमारे दो बच्चे दो ही अच्छे। तो यहाँ से क्या चीज़ प्रमोट की जा रही है, स्मॉल फैमिली, छोटी फैमिली रखिए आप, तो आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा जो है एडवांटेजेस होंगे। ये एक चीज़ यहाँ से प्रमोट करनी है। ब्रिंग अबाउट कन्वर्जेंस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलेटेड सोशल प्रोग्राम सो दैट फैमिली वेलफेयर बिकम्स अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम। अब जो भी सोशल प्रोग्राम्स होते हैं रिलेटेड टू फैमिली, ठीक है, जो भी सोशल प्रोग्राम्स होते हैं रिलेटेड टू फैमिली, उन सभी को इम्प्लीमेंट जब हम करें तो सोशल प्रोग्राम्स को, फैमिली प्रोग्राम्स को, सोशल प्रोग्राम्स को और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स को हम इंटीग्रेट करके जो है इन्हें इम्प्लीमेंट करें तो पीपल जो है मतलब इसमें क्या चीज़ होंगी, जो ह्यूमंस होंगे वो सेंटर्ड होंगे, उन्हें एक अपनापन भी फील होगा, और ये जो प्लान्स हैं, ये पॉलिसीज़ हैं, उन्हें फील होगा कि ये भाई सारी चीज़ें उन्हीं के वेलफेयर के लिए हैं। तभी हम जो है अपने प्लान्स को, पॉलिसीज़ को अचीव कर पाएंगे, अपने एम्स को जो है फुलफिल कर पाएंगे। सो ये सारे नेशनल सोशो डेमोग्राफिक गोल्स थे 2010 के, जहाँ पर ये एक चीज़ कही जा रही थी कि जो भी सोसाइटी में हम रह, मतलब इंडियन सोसाइटी की बात हो रही थी, तो जो भी सोशल नॉर्म्स थे और फैमिली नॉर्म्स थे, हमें क्या करना था, हमें अल्टीमेटली टोटल पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। इसके लिए हमें मेजर्स अपनाने पड़ेंगे, हमें इसे कंट्रोल करना है, इसके लिए हमें मेजर्स अपनाने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, हमने सोसाइटी को और डेमोग्राफी को दोनों को क्लब करके, दोनों को इंटीग्रेट करके, कन्वर्ज करके फिर अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया। सेंटर में कौन थे, पीपल थे, सेंटर में कौन लोग थे, पीपल थे। तो इस तरह से हमने प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया, गोल्स बनाए, और इनसे सच में बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ। फ़ायदा इन द सेंस कि इन्होंने, इन प्लान्स ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी किया। पीपल जो हैं वो अवेयर होने लगे थे, उन्हें समझ में आने लगा था कि भैया छोटा परिवार रहेगा तो हम अपने बच्चों की ज़्यादा अच्छे से देखभाल कर पाएंगे, हम उनका ज़्यादा अच्छे से डेवलपमेंट कर पाएंगे, हम अपना भी डेवलपमेंट कर पाएंगे। और पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो क्या दिक्कतें आएंगी, एजुकेटेड पीपल इन चीज़ों को भी समझ रहे थे। तो इन प्लान्स के थ्रू बहुत बेनिफिट हुआ है इंडिया की पॉपुलेशन को। ओके, अब इसके बाद में
फिर क्या होता है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम आता है, ठीक है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम आता है 2017, जहां पर हेल्थ से रिलेटेड बेसिकली प्लान को हम लेके आते हैं। यहाँ पर हम डेमोग्राफी से रिलेटेड लेके आ रहे हैं सारा कुछ, की जो पॉपुलेशन है उसे अच्छी से अच्छी वेलफेयर प्रोग्राम्स या पॉलिसीज लेके आए उसके लिए, ताकि उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो सकें। देन पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना है, तो उससे रिलेटेड भी फिर हम डिसीज को भी जो है कंट्रोल कर पाए। तो दोनों चीज हो रही है इसके अंदर एक तो हम बर्थ रेट को भी कंट्रोल कर रहे हैं, सेकेंडली हम अपने डेथ रेट को भी कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हम अपनी जो है इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन पॉपुलेशन को ट्रांजिशनल फेज में और आगे लेके आ रहे हैं, हम डेवलपमेंटल पॉलिसीज को अपना रहे हैं। तो ये सारा कुछ था आपका नेशनल सोशियो डेमोग्राफिक गोल्स फॉर 2010। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अब हम और ये देख लेते हैं कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, जस्ट आपको गूगल पे जाना है, एंटर करना है magnetbrains.com। अब जैसे ही ये एंटर करेंगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आपको क्या करना है, आपको जो भी क्लास स्टडी करनी है जस्ट उस क्लास पर एक क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे क्लास से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप स्क्रॉल करेंगे और भी वीडियोस आपको दिखेंगे और आप देखेंगे कि सभी वीडियोस के नीचे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया, यहाँ आपके चैप्टर वाइज वीडियोस आए, जो भी चैप्टर स्टडी करना है उस पर क्लिक किया और ये चैप्टर के सब टॉपिक्स। अब सबके आगे वॉच नाउ का बटन है, जो टॉपिक स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करिए। ये नहीं देखना है कोई और सब्जेक्ट स्टडी करना है, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक की सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस प्रोवाइड कराता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि 100% ऑनलाइन एजुकेशन। सो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।